नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BPSC 64th यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग का 64th जीएस का पेपर हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो मैं इसे जो है हिंदी मीडियम में सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाला भी मैं पेपर सॉल्व करूँ तो लैंग्वेज का बस फ़र्क होता है। तो मैं इंग्लिश मीडियम का भी मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें, और नहीं तो इस पेपर को जो है मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए पढ़ते हैं। और पेपर जो अगर कुछ आंसर में आपको लगता है कि सृष्टियाँ हैं, कोई गलतियाँ हैं, तो आप मुझे नोटिफाई कर सकते हैं कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, चैनल में जुड़ने के लिए आप फैमिली मेम्बर बनना चाहते हैं तो क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण सिपाहियों का विद्रोह कारण नहीं था। यानी कि सिपाहियों का जो विद्रोह 1857 था वो किन कारणों से नहीं था। तो ईसाई धर्म फैलाना नहीं, जहाज़ पर यात्रा करने के सिपाहियों, ये इनमें से कोई आंसर नहीं है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है इनमें से कोई उपयुक्त आंसर नहीं है, राइट। उसका कारण तो आप सभी को मालूम होगा। अगर नहीं मालूम 1815 का रिवोल्ट, तो उसको जो है मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। 1815 रिवोल्ट के ऊपर मैंने पूरी वीडियो जो है बना रखी है, राइट। सेकंड जो है, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में क्या कहा जाता है। तो चांदी से पालम तक मुग़ल की सीमा थी, दिल्ली से बिहार तक, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी। तो इनमें से इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि खुद बहादुर शाह जफ़र जो है एक वीक रूलर था, एक कमज़ोर राजा था। तो इस कहाँ कहा जा सकता है, उसके समय में जो था अंग्रेज़ों ने सब कुछ लूटपाट मचा रखा था, राइट। तो हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, मैं ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें नहीं बताऊंगा। और आई बटन पे क्लिक करके बीपीएससी का मैंने 62 एंड थर्ड वाली मैंने एक पुराना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखा है। अब उसे फैक्चुअल के साथ आप पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। इनमें से किसने नहीं की। तो मैं आपको बता दूं, विजयनगर का राजा, हैदराबाद के निज़ाम। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बगावत नहीं की थी, उनसे हाथ मिला लिया था, राइट। अगला क्वेश्चन है, नील के विद्रोह के बारे में नील विद्रोह किसके बारे में था। तो सबको पता है कि जो चंपारण जो मूवमेंट हुआ था वो नील के विद्रोह के लिए हुआ था। बिहार के अंदर सबसे फेमस है वो किस चीज़ के बारे में। तो इसका एकदम राइट जो आपके पास आंसर होगा तो वो होगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे। ये गलत बात है। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था, ये भी नहीं होगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, बिल्कुल सही बात है। किसान जो है खेती नहीं करना चाह रहे थे, बट उनको जो है ज़बरदस्ती जो है इंडिगो यानी कि नील की खेती जो है करवाई जा रही थी, ठीक। और उनसे एक फ़िक्स रेट पे जो है ना, फ़िक्स रेट पे चीज़ें जो अंग्रेज जो खरीद रहे थे। और उससे क्या होता था, भूमि जो है ना अनउपजाऊ हो जाती थी, अनफर्टाइल हो जाती थी कुछ सालों के लिए, ठीक। दूसरा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था। दक्कन में जो दंगे हुए थे 1875 में, उसका कारण क्या था। उसका मुख्य कारण अकाल की छाया। 1875 में सबको पता है कि अकाल आया था, तो वहाँ पर दक्कन में दंगे हुए थे, लूटमार मचाई गई ताकि लोग भूखे मर रहे थे एक दूसरे से काट, भूमि के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, उन्हें किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा गया है। रजनी एक एक राइटर है, उन्होंने ये कुछ स्टेटमेंट दी है, तो इस स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है ये किस पार्टी से बिलोंग करता है। तो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी से बिलोंग करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। देखिए, राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो देखिए द हिंदू उस समय से था, बंगाली भी था, दीप मरहता भी था, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था, राइट। द टाइम्स ऑफ इंडिया बाद में आया है। ये बात कर रहा है हमारा हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा है। अगर आप बिपिन चंद्रा वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भले भांति इस चीज़ों के बारे में दे रखा है, तो आई एम श्योर कि आप पढ़ेंगे उसे ज़रूर।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहित, सत्यशोधक समाज, रहनुई मजदेसन सभा, निम्न में विकल्पों में से सही संयोजक जो बताइए। यानी कि आपको ये बताना है कि प्रार्थना समाज के स्थापक कौन थे, यंग इंडिया के स्थापक कौन थे, तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो मैं आपको सही आंसर बता दूं, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग को कहा जाता है, ठीक। और जो दूसरा समाज था यंग इंडिया, उनके संस्थापक मोहनदास को कहा जाता है, राइट। और तीसरे जो था लोकहितवादी करमचंद गांधी को कहा जाता है, ठीक। तो यानी कि बी एकदम लाई कर रहा है, एकदम सही। इस तरीके से आप अगर जोड़ेंगे, संयोजक बनाएंगे इसका, राइट, मैच करेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। मैं पूरे 150 क्वेश्चन तक जाऊंगा, जिसमें से आपको मैं बता दूं कि CAE जो करंट अफेयर है वो मैं नहीं कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि वो वैसे ही पुराने हो गए। और दूसरा जो है मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसे सॉल्व करने होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधार के संपादकों के नामों का सही संयोजक ज्ञात कीजिए। यानी कि इनके जो फाउंडर हैं, यानी कि इनको बनाने वाले, इनका सही संपादक कौन कौन था, एडिटर कौन कौन थे। तो इस पे मैं आपको बता दूं कि द हिंदू के जो संस्थापक थे जी सुब्रमण्य अय्यर थे, ठीक है ना। और बंगाल केसरी के जो संस्थापक है बाल गंगाधर तिलक हैं। हिंदुस्तानी संपादक इसमें से जो है सी आपका जो है एकदम, सॉरी सी नहीं है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर एक गलती है। यहाँ पर सुरेंद्र बनर्जी का कुछ लेके, सुरेंद्र बनर्जी जो थे वो हिंदुस्तानी के थे, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, राइट। इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि मुझे पूरा कवर करना है कम टाइम में, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने जाने लगे, यानी कि कब ऐसा काम किया कि लोकमान्य तिलक के नाम से उन्हें जाने जाने लगे। तो उनका जो काम था, सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। देखिए, सरकार ने उन्हें, जब उन्होंने रैंड मर्डर केस में, यानी कि रैंड की जब उन्होंने हत्या की थी, एक ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनकी हत्या की थी, तो उनमें उनको लोग जो है बाल लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरकार के विरोध असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। तो उन्होंने जब असेंबली में बम फेंका तो उनकी उम्र जो थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी, यानी कि 21 और 22 के मध्यम थे वो, ठीक। अगर यहाँ पर 22 होता तो हम 22 पे क्लिक कर सकते थे। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, यानी कि जालियांवाला नरसंहार क्यों हुआ था। तो ये रॉलेट एक्ट हुआ था। जब रॉलेट एक्ट इंडिया में आया था, आई थिंक 1818 में आया था, तो उसमें क्या होता था कि बिना कुछ किए जो अगर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बोल रहा है, अगेंस्ट बोल रहा है, तो उन सबको जो है आप जेल में डाल दो, राइट। तो जेल में डाल देते थे बिना कुछ किए। तो रॉलेट एक्ट के तहत जालियांवाला बाग जो है, वहाँ पर डॉक्टर किचलू जो है, डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था इस एक्ट के तहत। तो लोगों ने प्रदर्शन किया जालियांवाला बाग में 1919 में। चलिए मूव करते हैं आगे। 13 हमारा 13 जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे बिहार से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। तो मैं आपको बता दूं, कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के थे। तो जाहिर सी बात है आरा से ही शामिल हुए थे वो। मोर्चा संभाला था 1857 के विद्रोह में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है बिहार में जो है आदिवासी है, क्योंकि बिहार में पहले संथाल हो गया, ठीक। संथाल, बिरसा मुंडा, इस टाइप के, क्योंकि जब बिहार अलग नहीं हुआ था झारखंड से, तो पूरा एरिया बिहार था। तो यहाँ पर आदिवासियों का बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के खिलाफत इन्होंने बहुत ज़्यादा मूवमेंट किया, राइट। तो अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, और इस वाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। ये किसने कहा, ये स्टेटमेंट जो है किसने कहा। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को किसने कहा था। तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेटमेंट आपको मिलेगा
इस स्टेटमेंट को सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। ये भारत के सबसे पहले सिविल अधिकारी भी थे, यानी कि आईएएस अधिकारी भी कह सकते हैं। इस समय आईएएस अधिकारी जो पोस्ट हो गया है, पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी थे सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने कहा ये, और ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा भली भांति। 16 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो पहला सत्याग्रह जो है चंपारण का महात्मा गांधी ने 1917 में स्टार्ट किया। ठीक, आप सभी को पता रहना चाहिए। और जो किसानों की तरफ से बिहार के किसानों का जो नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि जो लीड कर रहे थे, वो थे शुक्ला। ठीक है ना, शुक्ला जी थे जो बिहार के किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। एक यहाँ पर 17 क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं हम ज़रा। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया तो उसमें क्या कहा गया था कि असहयोग करें, जो शराब है उस शराब को ना पिएं। ठीक, तो शराब ना पिएंगे तो रेवेन्यू नहीं होगा, रेवेन्यू जब जनरेट होगा सरकार ढीली पड़ जाएगी। बट जैसे सरकार ढीली पड़ी, स्टेट जो है पूरा कमज़ोर हो गया, राज्य पूरी तरह से कमज़ोर हो गया। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य था जहाँ पर शराब प्रतिबंध लगाया गया। फिर दोबारा उसके बाद असहयोग के बाद स्टार्ट किया गया कि शराब का जो रेवेन्यू है वो कम हो गया, यानी टैक्सेस कलेक्शन कम हो गया, तो बिहार राज्य था। आप समझ सकते हैं उस समय की बात हो रही, 1920 में भी हमारे यहाँ पर जो है शराब बंद हुआ था असहयोग आंदोलन के तहत। राइट, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के, यानी कि किस टैक्स का विरोध किया था। तो चौकीदारी कर का विरोध किया था, कि उस समय चौकीदारी कर भी लिया जाता था देख रेख करने का। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया। 1938 में बिहार में जब पहली बार सरकार आई थी तो उन्होंने किस कारणवश इस्तीफा दिया था। तो उसका सबसे उपयुक्त कारण था राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ठीक है ना। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये इम्पोर्टेंट है और बिहार से रिलेटेड है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, तो स्वामी सहजानंद जुड़े थे। ठीक है, और स्वामी सहजानंद जो थे वो ऑल इंडिया, ठीक है ना, ऑल इंडिया किसान महासभा के सचिव भी बने थे जब कांग्रेस का लखनऊ में सेशन हुआ था। कहाँ पर, लखनऊ में सेशन हुआ था, तो वहाँ के ये अध्यक्ष भी बने थे। राइट, चलिए आगे मूव करते हैं। आप वीडियो को स्किप मत करिए और हमारी फैमिली में जल्दी से जुड़ जाइए, बटन सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। राइट, तो ये मैथमेटिक्स है तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग खुद देख लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो हम आगे जो है जीएस पोर्शन हम कवर नहीं कर पाएंगे। देखिए, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो सबको पता है पीएच मान किसका 7 होता है, तो 7 शुद्ध पानी का पीएच मान होता है। राइट, अगर कुछ भी गलतियां होती हैं तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनमें से निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो न्यूट्रॉन जो है आप लोगों का ऑक्सीजन में होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, यानी कि सी जो इसका करेक्ट आंसर है। एक्सट्रम इकाई है, एक्सट्रम क्या है, तो एक्सट्रम है तरंगदैर्घ्य की, तरंगदैर्घ्य की, इसको अगर इंग्लिश में देखें तो एक्सट्रम है वेवलेंथ है। राइट, आवृत्ति को नापा जाता है, तो मैं थोड़ा इंग्लिश का ध्यान में दे लूँ। फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी को हज़ार्ड में मेज़र करते हैं, सबको मालूम होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज़ में मापा जाता है। राइट, अगला क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज जो है जॉन्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक ने नहीं, ग्रेगर मेडल ने नहीं किया था, जोहान्स ने किया था, हरगोविंद खुराना ने भी नहीं किया था, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर डीएनए का मॉडल खोज करने वाला इनमें से कोई नहीं है। राइट, इसमें व्हाट इज़ ट्राइसरीड, ट्राइसरीड क्या होता है। तो ट्राइसरीड जो है, ट्राइसरीड हमारा प्रोटीन नहीं होता, ट्राइसराइड जो होता है हमारा फैट होता है। क्या होता है, फैट, यानी कि वसा होता है। इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयुक्त होता है। एक बार इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं।
इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी किसके लिए यूज़ होता है? तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है हमारे पास ईईजी जो है मस्तिष्क में जो बीमारियां हैं उसके बारे में यूज़ करते हैं, यानी कि दिमाग में सही से दिमाग जब काम नहीं करता उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, राइट। आगे, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, यानी कि शरीर का जो तापमान है वो कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन में पिछले पार्ट में होता है, राइट। सही क्रम चुनिए, इसका सही क्रम आप चुन लिए। लाल प्रकाश का तंक दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा। तो इसका एकदम सही आंसर जो है ये बी है। जो लाल प्रकाश होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी वेवलेंथ और स्कैटरिंग के कारण इसको रेड लाइट में यूज़ करते हैं, ताकि दूर से जो गाड़ी में जो बैठा ड्राइवर हो देख पाए कि आगे रेड लाइट है, राइट। 14, यदि कुछ गलती भी हो जाता है आंसर वगैरह में तो आप कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं कि कहाँ पर मैंने गलती की है, ठीक। 14 क्वेश्चन नंबर है। तो 40 क्या कहता है? 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होगा? तो 40 डिग्री के एक फॉर्मूला होता है, उससे कन्वर्ट करेंगे तो 104 फ़ारेनहाइट होगा, ठीक। और एक और क्वेश्चन आता है कि -40 क्या होगा? तो -40 जो होता है ये सेम होता है। विद्युत शक्ति की इकाई बताइए। विद्युत शक्ति की क्या इकाई है? तो वोल्ट जो है विद्युत शक्ति की इकाई है, ठीक। विद्युत मोटर में क्या होता है, या विद्युत मोटर कैसे जो है ऊर्जा बदलता है? तो मैं आपको बताता हूँ, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा में बदल देता है, राइट। मानव शरीर में लगभग होता है कितना % पानी होता है मानव शरीर में? तो सबको पता है लगभग 70% पानी होता है, उसके बाद जो है मांस वगैरह मसल्स वगैरह होते हैं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापा जाता है? विद्युत धारा को किस में नापा जाता है? तो ये सब स्टैटिक जीके हैं, सबको आना चाहिए। एमिमोमीटर में नापा जाता है विद्युत की कितनी स्पीड है, क्या नहीं है, ठीक। या कितना वोल्ट आ रहा है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था? आइंस्टाइन को कब किस कार्य पर नोबेल प्राइज़ मिला था? तो वो मिला था आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, ठीक है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। 45 एक बार देख लेते हैं कि 45 में ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य घटक नहीं है, मीथेन जो मुख्य घटक नहीं है, ओजोन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका एक बार कंफर्म कर लीजिए, इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा ये मीथेन होगा, राइट। इसका आंसर मीथेन होगा, ठीक। 47 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, राइट, यानी कि बी का सही आंसर है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स विषाणु यानी कि वायरस होता है, HIV वायरस होता है, राइट, HIV वायरस। और एड्स के टेस्ट के लिए क्या करते हैं? एलिजा टेस्ट करते हैं, ठीक। इसका भी एक अलग ही फुल फॉर्म होता है, ठीक। तो आप इन सब चीज़ों को आपको याद रखना। 49 आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता हाइड्रोमीटर से नापी जाती है, ठीक। इस पर थोड़ा नॉट हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, ठीक। वो थोड़ा सा ऊपर कन्फ्यूजन होता है, हाइड्रोमीटर नहीं हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, ठीक। लैक्टोमीटर से दूध में पानी कितनी है वो नापी जाती है। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इंग्लिश में देख लेते हैं, न्यूटन स्क्वायर मीटर। ये सब जो है करंट अफेयर आ गया, राइट। तो इनको हम मूव कर लेते हैं। निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? तो ये तो एक स्टैटिक जी के, नाफ्टा में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन नाफ्टा के अंदर नहीं आता, यानी कि जो ये नाफ्टा है उसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन नहीं आता, क्योंकि नाफ्टा काफ़ी चर्चित था 2018 में, तो वही आया हुआ है। और ये सब जो है आप लोगों के लिए करंट अफेयर है, आप लोग एक बार सॉल्व कीजिए। वैसे करंट अफेयर तो करंट अफेयर रहता है।
फैमिली के साथ जुड़ जाइए, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों का शेयर भी कर दीजिए। आगे मूव करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, करंट अफेयर का ज़्यादा 70 से 80% करंट अफेयर आ जाता है हर पेपर में, चाहे यूपीएससी हो गया, चाहे बीपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हो गए। भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए ये आ गया हमारा एंशियंट इंडिया की, यानी प्राचीन भारत, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट जो आंसर है मैं आपको बताता हूँ। मेहरगढ़ में पता चला है पशुपालक और कृषि से निमित्त जो बरियल्स होते हैं, यानी कि जो खुदाई में निकलते हैं मरे हुए लोगों के साथ, वो सब चीज़ें निकला है मेहरगढ़ में। चावल भी यहाँ पर निकला है, तो चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे RS शर्मा का, तो उसमें सारी चीज़ें दे रखा है बाकायदा। अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री का मैं स्टार्ट करूँ एक एज अ कोर्स, एज अ पूरी तरह से मेंस प्रीलिम्स का, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पहली बाद बौद्ध संगति हुई थी, यानी कि भगवान बुद्ध के मरने के बाद उपरांत, उसके बाद जस्ट उसके बाद कब हुई थी बौद्ध समिति। तो मैं आपको बता दूं, सबसे राजगिरी, यानी कि पहला जो बौद्ध काउंसिल हुई थी वो राजगीर यानी कि बिहार में हुई थी, ठीक। सेकंड जो हुई थी पटलिपुत्रा में हुई थी, थर्ड वैशाली में हुई थी, और फोर्थ जो हुई थी हमारे पास कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। 84th क्या कहता है, इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्य अस्त होता है? किसने ये बताया था? तो ये बताया था आर्यभट्ट जी ने बताया था। स्वर्ण भूमि का वो राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके देख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना भी किया था? तो ये एंशियंट टाइम की बात हो रही है। उस समय पे जो किया था वो थे संग्राम धनंजय, ठीक है ना, संग्राम धनंजय जी ने किया था। पेरीप्लस ऑफ द इरीथ्रंस किसने लिखी, यानी कि पेरीप्लस ऑफ इरीथ्रंस एक बुक है, वो किसने लिखी थी? तो ये बुक जो है इनमें से तो किसी ने नहीं लिखी, ना प्लिनी ने लिखी, ना टोलमी ने, स्ट्रैबो में और टेसियो में, इन लोगों ने, इन चारों जनों में से किसी ने नहीं लिखी थी। बिहार पर बख्तियार खलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। पहला विवरण तबकात ए नसीरी से। देखिए तबकात ई नसीरी जो है एक बुक है, उसके बारे में लिखा गया कि बख्तियार खिलजी जो थे उन्होंने पहला हमला बिहार पे कहाँ पर किया। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको भी तोड़ भंग कर दिया था, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी इन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरी तरह से। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये काम किया, ठीक। 1/3 और 32 मेजरमेंट कुछ सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक। 90 के क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 200, 500 या 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो भाला लोधी ने नहीं किया था, सिकंदर लोधी ने किया था, शेरशाह सूरी ने भी नहीं किया, इस्लाम शाह ने भी नहीं किया था, इनमें से कोई नहीं, राइट। 500 और 200 जो टुकड़ियों में किया था ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन जो हैं सब आपको लुसेंट पे आराम से मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी तो आप एक न्यू है एनसीईआरटी पढ़ना, उसे आप ज़रूर पढ़िए। ये कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 के लोगों को 40 साल तक काम किया था? किसने ये कथन दिया है? तो ये कथन जो है विलियम फिंच ने दिया है, ठीक, अपने बुक में। तो अभी 24 मिनट्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मिनट हो गए, इसलिए मैं जल्दी ज़्यादा फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ताकि फैक्ट बताऊँगा तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा लगेगा। जो सॉल्व करेगा थोड़ा बहुत फैक्ट जाने।
कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता है? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन जाना जाता है, कश्मीर का सुल्तान। और 89वां क्वेश्चन रह गया था, शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो ये जो थे हमारे सुरावादी संप्रदाय के थे, राइट। किसके संप्रदाय के थे? सुरावादी संप्रदाय के थे। आपको पता है बहुत सारा सिलसिला हुआ था, चिश्ती संप्रदाय हो गया, ठीक है, नक्शबंदी संप्रदाय हो गया, फिरदौसी संप्रदाय हो गया, राइट। एक इसका भी क्वेश्चन जो है आंसर देख लीजिए, किस सुल्तान ने ज़मीन की फसल नपाई का आधा स्वराज्यों के रूप में दिया था? तो इसका एकदम करेक्ट जो आंसर, अभी मैंने थोड़ा एक गलत इंटरप्रेट हो गया था तो उसे मुझे माफ़ करना चाह रहा। इसका अलाउद्दीन खिलजी हैं जिन्होंने फसल की नपाई का कॉन्सेप्ट दिया था, राइट। अगर इसमें कोई सी भी कोई गलती हो जाती है तो आप लोग जो कमेंट करके मुझे बता दें। तो कौन सा क्वेश्चन रहेगा ये भी बता दें। फ़रैज़ी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फ़रैज़ी आंदोलन की शुरुआत जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी, राइट। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसने लिखा है? ये हर बार बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन जो है दादा भाई नौरोजी, यानी कि जो पहली पारसी इंडियन थे उन्होंने किया था। मतलब पारसी इंडियन लोकसभा में शायद से थे ये, इनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। 95 के बारे में, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया। तो 1885 में जब कांग्रेस आई। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? स्वतंत्र प्रदेश भारत में बिहार कब बना? तो इसका सही आंसर है 1912 में, जब बंगाल अलग हो गया, उड़ीसा और उड़ीसा से बिहार जब अलग हो गया, ठीक। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? हु इनवाइटेड गांधी जी टू इन चंपारण? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, ठीक है ना, शुक्ला ने किया था। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पर फहराया था? तो रावी जो नदी है, लाहौर रावी नदी पे उन्होंने 26 नवंबर को, कब किया, नहीं सॉरी 26 जनवरी को उन्होंने फहराया था। तभी जाके हमारा जो संविधान है 26 जनवरी को लागू होता है, यही कारण है। बिहार के सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो इसका सही आंसर है 1934 में गठित हुई थी। इनमें से किसने बिहार में पहली कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो इनमें से सबसे पहले श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था, ठीक। ये भारत के पहले सीएम भी रहे बने, ठीक। सॉरी भारत के नहीं, बिहार के पहले सीएम बने थे। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दिक्कत हो रहा है कुछ। निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध यानी कि चारों तरफ से सीमाओं से घिरा हुआ किसी और देशों से। तो इसका सही आंसर है बी, हंगरी, जो कि यूरोप में पड़ता है। इनमें से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? द्वीप बोला है यानी कि आइलैंड, कौन सा सबसे बड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है पम्पास में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है। क्यों? क्योंकि पम्पास जो है वो कनाडा के साइड पड़ता है, यानी कि उत्तरी अमेरिका के साइड में पड़ता है। तो यहाँ पर जो है भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है। आप जियोग्राफिकल कंडीशन भी पढ़ेंगे तो 104 यानी कि वो देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उसका क्या नाम है? तो उसका एकदम करेक्ट आंसर है चीन। विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम, और यहीं से रेशम की शुरुआत हुई थी फर्स्ट टाइम, और कागज़ की भी शुरुआत यहीं से हुई थी 101 BC से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक करता है?
अमेरिका को छोड़ के। तो इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया करता है। और इसकी सबसे अच्छी बड़ी कंपनी मुबादला है और अरामको है। ठीक, अरामको सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है अरामको। इसका नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि ये एडवर्टीज़मेंट वगैरह ज़्यादा नहीं करने पे ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भूबन की पहाड़ियाँ। क्यों? क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया, ठीक, ये जो तीनों पहाड़ियाँ आपको मेघालय के और अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बीच में ये सारे पहाड़ियाँ मिल जाएंगी इधर नॉर्थ ईस्ट में। पर भूबन की पहाड़ियाँ नहीं, भूबन की पहाड़ियाँ सेंटर में है। राइट। वो दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में होती है, सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो नाथुला जो दर्रा वो सबसे ऊंचा दर्रा है। करेवे करेवास मृत्तिका जो जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार उत्पादन के लिए उपयोग पाई जाती है, वो जो इसका एकदम करेक्ट आंसर है वो है कश्मीर हिमालय में। ये चीज़ें जो है कश्मीर हिमालय में मिलती है, जिसके कारण केसर यहीं पर उत्पन्न होता है कश्मीर हिमालय में। यानी कि कश्मीर में जो केसर ज़्यादा उत्पादन होता है, फेमस है केसर के लिए। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 31% था। भारत के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक और नीति का पूरा स्वरूप क्या है? यानी कि इसका पूरा फुल फॉर्म पूछा है नीति आयोग का। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है, आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन को चेंज करके उसका नीति आयोग नाम रख दिया गया है। ठीक, तो इसका एकदम फुल फॉर्म है एकदम, इसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। आज़ादी के बाद भारत की भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1956 में हुआ था। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इसके तहत जो है राज्यों को भाषीय आधार पर बनाया गया। और सबसे फर्स्ट समय पे, यानी कि पहला जो भाषीय आधार पर राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश, 1956 में बना था। राइट। 112 पे बात करते हैं। देखिए 32 मिनट हो जाएंगे। भारत के किन निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, चीनी का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या में गन्ना होता है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी है? यानी कि सबसे ज़्यादा भारत ही करता है। किसको करता है? तो चादरी अभ्रक जो होता है उसका करता है। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो अभ्रक उत्पादन होता है वो बिहार में ही होता है आपको। इसलिए ये क्वेश्चन देखिए कैसे न कैसे ये कोरिलेट बिहार से ही कर रहा है ये क्वेश्चन। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1912 में। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो ऊपर में एक और क्वेश्चन था ये सेम टू सेम। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? यानी कि सबसे पुराना है। रोहतास का पठारी है मेरे ख्याल से तो, बट खड़गपुर की पहाड़ियाँ सबसे पुराना है। ठीक, उसके बाद जब पूछेगा तो रोहतास का पठार आएगा। तो यहाँ पर जो है सी एकदम करेक्ट आंसर है। आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से एक बार। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने ज़िलों से सीमाबद्ध था, यानी कि लगा हुआ था? तो 9 ज़िलों से लगा हुआ था। राइट। ये तो करंट अफेयर नहीं, ये करंट अफेयर नहीं, एज अ ज्योग्राफी भी आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर में कुछ ना कुछ रहा होगा तो है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, यानी कि विच एरिया इज़ कवर्ड बाय मोस्ट एरिया इज़ कवर्ड है। किससे कवर किया गया? आच्छादित है यानी कि कवर है। तो बिहार का सबसे ज़्यादा एरिया जो है कछारी मिट्टी से ही कवर है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती रहती है। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान कितने नंबर पर रहा था? तो
प्रथम नंबर पर रहा था। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन सर्वाधिक बिहार का स्थान किस नंबर पे है? तो बिहार का स्थान सेकंड नंबर पे है, राइट। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रतीक्षा एवं संभावनाएं हैं, यानी कौन से उद्योग जो है लगाए जा सकते हैं बिहार में? तो कृषि आधारित उद्योग सबसे ज़्यादा बिहार में लगाए जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर देता है? तो राष्ट्रपति को लिख के देता है, क्योंकि नियुक्त जो होता है राष्ट्रपति के थ्रू जो है शपथ ग्रहण भी करता है। पिछड़ी जाति के आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो उसका सही आंसर है काका केलकर साहब। इनकी कमेटी भी थी काका केलकर कमेटी, उसी के अध्यक्ष भी रहे थे, तो उसका सभापति, आयोग के सभापति बने। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोक सेवा का आयोग अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राइट। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु का होना नहीं चाहिए? किस आयु का नहीं होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है 18 होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर जो है। वेट कीजिए, देखिए क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है कि इसका 18 वर्ष भी करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, तो 25 से जो है कम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये राइट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका प्रावधान जो है आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन अनुच्छेद जो है आर्टिकल 331 में अनुसूचित जातियों के बारे में आरक्षण है, ठीक। और 131 में दिया गया है, आर्टिकल 131 में दिया गया है कि जो 12 जो नॉमिनेट होंगे लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, इनको क्या कह सकते हैं आप, फील्ड में साइंस के फील्ड से, आर्ट्स के फील्ड से, लिटरेचर के फील्ड से, राइट। राष्ट्रपति क्या है, यानी कि इतने क्वेश्चन है राष्ट्रपति क्या है? तो इसका जो सही आंसर है संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो मैं बता दूं आपको, आर्टिकल 40 यानी कि जो डीपीएसपी के अंतर्गत जो आता है हमारे पास पंचायत के बाद पंचायत आता है डीपीएसपी के बाद, तो आर्टिकल 14 इससे डील करता है। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो किस वर्ष झारखंड बना था? तो सभी को पता है झारखंड जो है 2000 में बना था, 1 नवंबर 2000। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र सरकार संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार जमा दिया गया, वह प्रतिवेदन जमा किया था? किस वर्ष किया था? सरकारिया आयोग, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग कब आया था? तो सरकारिया कमेटी जो है, इनमें से तो फिलहाल कोई नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है सरकारिया कमेटी का। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया? वित्त आयोग किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक, फाइनेंस कमेटी। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो जो है हमारे पास राष्ट्रपति के द्वारा ही वो उनकी नियुक्ति होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका जो है मुझे आंसर इसका मालूम नहीं अच्छे से। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इनमें से कोई है, उत्पादक प्रतियोगिता बढ़ाना नहीं। मेक इन इंडिया का तहत है कि इंडिया में ही निर्माण करना, यानी कि ये आंसर जो है इनमें से कोई नहीं है। अब जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं क्योंकि वैसे ही लगता है बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन गई। निम्न में से
कौन सा औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है, यानी कि औद्योगिक विकास के लिए नहीं बनाया गया है। तो ये सारे औद्योगिक विकास के लिए बनाया गया है, ये इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान कर पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर है, इसका एक बार आप मैच कर लीजिएगा आंसर, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी, तो 63% थी। ठीक, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को जन्म दिया, यानी कि सेल्फ हेल्प का जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है किसने जो है इंट्रोड्यूस किया। तो एकदम जो है इसका जो मोहम्मद यूनुस ने किया, राइट। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है वर्तमान में। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो इनमें से तो अभी कोई नहीं है, क्योंकि अभी जो है शशिकांत दास जी हैं। ठीक है, शशिकांत दास है, उर्जित पटेल, रघुनाथ शांता कुमार, ये सब पुराने रह चुके हैं। अभी जो वर्तमान में शशिकांत दास हैं, राइट। निम्न में से कौन सा एक कृषि उत्पादकता का बढ़ाने का रास्ता है, यानी कृषि को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर उर्वरकों का प्रयोग, कुशल सिंचाई, गुणवत्तात्मक बीज, कीटनाशक, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि उपयुक्त सब हो सकते थे। यानी कि इसका जो आंसर है ये है, यानी कि ई है, यानी कि एक से ज़्यादा है, राइट। निम्न में से कौन सा एक मनरेगा को उद्देश्य, मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, उसका क्या उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य है ग्रामीण आय को बढ़ाना, नहीं इसमें से कोई नहीं, तो ग्रामीण को रोजगार देना। ठीक, इनमें से कोई नहीं उसका आंसर। निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के विशिष्ट उद्देश्यों को सम्मिलित नहीं था, यानी कि करंट अफेयर की बात कर रहा है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो बीज, उर्वरक, जल तकनीकी, ये जब चीज़ें हो जाएं तो 20वीं शताब्दी जो है हरित क्रांति में जो तब्दील हो जाएगी। इनमें से कौन नीति आयोग का CEO है, यानी कि CEO नीति आयोग का कौन है। तो इसका अमिताभ कांत जी हैं जो CEO हैं नीति आयोग के। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में था, तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या था। यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या नहीं पूछ रहा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछता तो यूपी होता। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात कितना था, तो 918 था इसका लिंग अनुपात। आप जब डेमोग्राफी या जनगणना वाली आप मैगज़ीन पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको जनगणना से रिलेटेड मिल जाएंगी, तो इसको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, तो 2006 और 2007 के लिए। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र के सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया, तो सेवा क्षेत्रक। ठीक, ये सब देखिए, ये जो है करंट अफेयर है, तो इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। अगर कोई गलती है दोस्तों मुझे माफ़ करें एक बार, अगर कोई गलती है, इफ़ एनी फाउंड एनी रॉन्ग इन माय वीडियो, तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, क्योंकि इंसान है, गलतियाँ तो हो जाती हैं। धन्यवाद, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। शुभ दिन।